पंप है, फिर यह इक्विलिब्रियम में हाफ और 1 डिग्री डिस इक्विलिब्रियम होगा एज कम्पेयर टू द वर्टिकल पोजीशन ऑफ द हेड। एक ये बात कही। फिर आगे ये कहते हैं कि लेट से मैं आपको एक मिसाल है, तो हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में क्या हो जाते हैं, वो ड्राइवर एक सडनली एक्सेलरेशन दे देती है, तो हम इस तरफ पीछे चले जाते हैं, फिर आगे आते हैं। तो इस कंडीशन में ये जब हम आगे आ जाए, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे यूट्रिकल और सिक्यूल ने मेंटेन किया, उसमें जो मैकुला है, ये लीनियर एक्सेलरेशन के पंप में आप ये यूट्रिकल किस तरह करते हैं, ये जो है ना हमारे जिलेटिनियस मेम्ब्रेन है और ये उसके अंदर जो है वो कार्बोनेटेड स्टोन है जिसको स्टेटोकोनिया बोलती थे, और उसके नीचे क्या होते हैं, हेयर सील। हर हेयर सील का ओरिएंटेशन डिफरेंट होते हैं। मैंने 2 तरह की ओरिएंटेशन की, एक जो है ना काइनोसिलिया इस तरफ है, दूसरी का काइनोसिलिया उस साइड की तरफ है, सही है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जब हम जिस तरह एक्सेलरेट हो जाए पीछे चले जाते हैं, तो यहाँ पर जो फ्लूइड होगा हेयर सील्स में वो भी पीछे जाएंगे, सही है। लेकिन उसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन होता है ना जिलेटिनस, इसमें क्या है, जो कार्बोनेटेड स्टोन है जिसको कहते हैं स्टेटोकोनिया, ये ज्यादा इनर्शिया की वजह से मेंटेन रहते हैं। तो जब ये हेयर सील पीछे चली जाए, ये रब करते हैं स्टेटोकोनिया के साथ और इसकी जो बेंडिंग हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ये बेंडिंग क्या होते हैं, ये बेंडिंग हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम बैकवर्ड हमारी जो ओरिएंटेशन है मसल्स वगैरह उनको इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि अब तो पीछे होने से आगे की तरफ लीन हो जाए, तो बंदे इस तरह आगे की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अब ये पीछे गया आगे की तरफ आके, बाकी इसकी एक्साइटेशन नहीं होगी। मतलब ये आगे इन्होंने बोला है कि इट डज नॉट ऑपरेट फॉर द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। मतलब ये है कि अब ये इनिशिएशन एक्सेलरेशन में तो हो गया, लेकिन इसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी रवाना रहते हैं अपनी लीनियर वेलोसिटी से, लेकिन फिर हम ना पीछे जाते हैं ना फॉरवर्ड जाते हैं, क्योंकि इसका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो इनिशियल हमारा फॉलिंग था बैलेंस मेंटेन करने के साथ था, उसके साथ रिलेशन था। एक और मिसाल इन्होंने बुक में दिया है कि जब रनर्स रनिंग स्टार्ट कर देते हैं तो पहले वो फॉरवर्ड की तरफ बेंड होते हैं ड्यू टू इनिशियल एक्सेलरेशन, लेकिन बाद में वो अपनी स्पीड के साथ क्या करते हैं, मेंटेन होते रहते हैं, ऐसी है। फिर अब अगर रनर रनिंग कर रहा है लेकिन आगे से जो एयर की डायरेक्शन वो अपोजिट साइड में है, फिर भी रनर फॉरवर्ड की तरफ बेंड करते हैं, लेकिन उसका बैलेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, मैकुला और की जो सेंसेशन है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, एयर रेजिस्टेंस की अपोजिशन करने के लिए आगे बेंड करता है। फिर आगे आ जाते हैं ये डिटेक्शन ऑफ हेड रोटेशन बाय द सेमी सर्कुलर कैनाल। उसमें यही कहते हैं ना, जिस तरह मैंने ये एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी डायरेक्शन में बेंड हो जाए तो यहाँ पर जो एंडोलियम होते हैं वो अपनी इनर्शिया की वजह से स्टैटिक रहते हैं। तो इस तरह करते हैं ना, जब ये सील इस तरफ आ जाए तो इस एंडोलियम की वजह से यहाँ पर अपोजिट की तरफ इस तरह डायरेक्शन में चला जाता है, और इन सील की बेंडिंग इस तरफ होती है, और अपोजिट एयर में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक तरफ हाइपर पोलराइजेशन, दूसरी तरफ डीपोलराइजेशन होती है। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही बात कहते हैं कि ये कहते हैं कि एक एनिमल इन्होंने लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब ये एनिमल पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो वेस्टिबुलर नर्व है वो 100 इम्पल्स पर सेकंड भेजती है अबाउट ओरिएंटेशन। जब एक एनिमल ने रोटेशन स्टार्ट किया तो ये इम्पल्स 100 से स्टार्ट हो गई, कहाँ तक, ऑलमोस्ट 400 इम्पल्स पर सेकंड इन द फर्स्ट 10 सेकंड से है। अब क्या होता है कि जब वो उस तरह रोटेट करता रहता है तो ये इम्पल्स डिक्रीज होती जाती है और आखिर तक उसी 100 इम्पल्स तक पहुंच जाते हैं। तो क्या होता है कि 40 सेकंड में ऑलमोस्ट ये क्या वापस आ गया उस 100 इम्पल्स तक। अब क्या होता है कि फिर ये एनिमल इन्होंने स्टॉप रोटेशन कर दिया। अब जब इन्होंने स्टॉप रोटेशन कर दिया तो अब मैं ये कहता हूँ कि ये इम्पल्स क्यों रोक गए, कि पहले वो लेट से इस डायरेक्शन में रोटेशन कर देता, तो ये जो एंडोलियम होती थी ना, ये इस जगह के साथ चिपके रहते हैं, फिर आगे इम्पल्स उसी तरह भेजना कम कर देते हैं, मतलब इससे एक स्टैटिक पोजीशन में आ जाते हैं। पहले इनका ये पोजीशन था, अब यहाँ पर पोजीशन हो जाते हैं। लेकिन जब ये स्टॉप कर देता है कि फिर क्या हो जाता है कि ये जो एंडोलियम होती है ये अपनी पोजीशन में चला जाता है वापस की तरफ। तो फिर उस बंदे को ऐसा लगता है ना, अब पहले एक डायरेक्शन में एंडोलियम गया था, अब दूसरे डायरेक्शन में एंडोलियम जाता है, तो फिर उस बंदे को की जो हेयर सेल होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करता हूँ। तो उस में क्या होता है कि उस टाइम ये इम्पल्सेस जो होते हैं ना, जब स्टॉप करते हैं, ये वो नॉर्मल के थ्रू नहीं जाती, बल्कि कितनी जाती है, ये रिड्यूस होकर 0 तक आ जाती है विद इन 10 सेकंड के लिए ऐसी है। तो फिर क्या हो जाता है कि वो बंदा 10 सेकंड के लिए उसे ऐसा लगता है कि मैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता हूँ, रोटेशन करता हूँ। लेकिन फिर अगली 10 सेकंड में क्या हो जाता है कि ये वापस मेंटेन हो जाते हैं और उसे अपने आप को बैलेंस स्टैटिक पोजीशन में नजर आ जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, जाहिर बात है रोटेशन के साथ कंसर्न थी, ये लीनियर एक्सेलरेशन के साथ नहीं थी कंसर्न। तो ये रोटेशन की इनिशिएशन और स्टॉपिंग की तरह एक साइड हो जाती है, इनकी बीच में ये पोजीशन जो है सेम स्टैटिक पोजीशन दे देते हैं बंदे को।
तो यही बात हमें समझ आ गया कि ये क्या कहते हैं, बैलेंस की एट द बिगिनिंग ऑफ द रोटेशन, इन स्टॉपिंग ऑफ द रोटेशन में बैलेंस बरकरार देते हैं। बाकी ये फॉरवर्ड स्टीडी एक कंडीशन जो होती है, स्टैटिक या स्टीडी लीनियर मोशन जो होती है उसमें नहीं देता। अब एक बंदा है वो इस तरह रनिंग करता है, सही है, और वो क्या होता है, वो इस तरह डायरेक्टली फिर बेंड कर देते हैं एक पोजीशन को। तो जब वो बेंड कर देते हैं इसी टाइम में क्या हो जाता है कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक्टिवेट होंगे और ये क्या करेंगे, उसका बैलेंस मेंटेन करेगा। अगर ये उसी टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम थी वगैरह थी तो बंदा क्या उसका बैलेंसिंग इम्बैलेंस हो जाएगा और वो गिर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इस बेंडिंग और टर्निंग कंडीशन में जो यूट्रिकल और सिक्यूल है उसका कोई फंक्शन नहीं है, उसका तो लीनियर के साथ है। अब इसके आगे क्या कहते हैं कि हमारे सेरेबेलम की जो फ्लोकोनोडुलर लोब होती है, सबसे जो इन्फीरियर में होते हैं, अगर उसको हम रिमूव करें तो फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेमी सर्कुलर कैनाल की जो सिग्नल होते हैं उसको डिटेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जबकि जो मैकुलर है स्टैटिक कंडीशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं ना सिक्यूल और यूट्रिकल की, वो फिर भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो सेरेबेलम है वो भी हमारे बैलेंस में क्या करते हैं, एक अहम रोल अदा कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके क्लिनिकल्स पढ़ते हैं। इसे है वेस्टिबुलो कोक्लियर रिफ्लेक्स, पहले डिस्कस किए। क्या होता है कि जब हम रोटेशन करते हैं तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाती है कि हम एक खास जो इमेज है उसके मेंटेनेंस रखे से जिसको हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हमारे सेमीसर्कुलर कैनाल से आती है, कहाँ पर, इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स को। फिर हमारे इस ब्रेन स्टेम में क्या होता है, दोनों साइड्स पर एक स्ट्रक्चर पड़ा रहता है जिसको बोलते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ये डिफरेंट न्यूक्लियाई को भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ भी इंटरकनेक्ट। ये क्या करते हैं, इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स को कनेक्ट करता है हमारे ऑक्लोमोटर नर्व के साथ। और ऑक्लोमोटर नर्व से फिर हमें पता है कि आई के मसल्स को जाती है, एक्सेप्ट टू मसल 6 लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ओब्लिक मसल, जो कि 6th और 4th क्रेनियल नर्व जो होते हैं सिमल रिस्पेक्टिवली सप्लाई करते हैं। तो इसी तरह क्या करते हैं कि हम जब किसी जगह को रोटेशन करते हैं तो हमारे आइज जो होती है वो इमेज की तरफ रोटेशन करती है जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर रिफ्लेक्स। दूसरे नंबर पर है निक प्रोप्रियोसेप्टर्स। इसमें क्या होता है कि हमारे जो निक में जॉइंट रिसेप्टर्स होती है सी है, वो इंफॉर्मेशन सेट करती है किन किन जगह को, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई को, रेटिकुलर फॉर्मेशन को और सेरेबेलम को। अब जब ये सिग्नल एक तरफ जाएगा और अपोज करेगा, इस वेस्टिबुलर अपरेटस से जो सिग्नल आते हैं ईयर के उनको अपोज करते हैं। किस कंडीशन में, जब डिसइक्विलिब्रियम हो, मतलब ये जब हमारे हेड और बॉडी की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। लेट्स से हमारी बॉडी जो फ्रंट की तरफ उसका ओरिएंटेशन होता है और हम राइट या लेफ्ट साइड को देखते हैं या कुछ डिग्री तक पोस्टीरियरली हम देखते हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम होता है। ये क्या करते हैं, इन नेक के जॉइंट से एक सिग्नल जाते हैं और उस वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है ना आपका जो सिग्नल है ये अच्छा नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम में है हमारे बॉडी, इसको अपोज करता है, इनहिबिट कर देते हैं और इस तरह हमारे सर को फिर स्टेबल पोजीशन में लाते हैं। कुछ कंडीशन में ये वेस्टिबुलर जो प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल होता है ये आकर वेस्टिबुलर सिग्नल को क्या करते हैं, उनको अपोज नहीं करते। किस कंडीशन, जो बॉडी इक्विलिब्रियम, लाइक हेड और बॉडी को ओरिएंटेशन एक जैसा, हम आगे देखते हैं, सर भी आगे देखते हैं, बॉडी भी फ्रंट की तरफ है। अब इसके आगे यहाँ पर कहते हैं ना प्रोप्रियोसेप्टिव और एक्सटीरियोसेप्टिव की बात करते हैं इस लास्ट पैराग्राफ में। तो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट मसल, स्पिंडल, बॉडी गोल्जी ऑर्गन वगैरह से जाती है, और एक्सटीरियोसेप्टिव वो जो बाहर एनवायरनमेंट से आती है, लाइक एयर प्रेशर वगैरह होगा। तो इसमें पहले ये कहते हैं कि जब हम किसी जगह पर पाँव रखते थे है फिर वहां पर सिग्नल जाते हैं कि आया हमारे पाँव के नीचे जो फुट पैड है उस पर ये इक्वली ये वेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है जॉइंट और अंदर की मसल के टेंडन्स वगैरह से जाती है। और एक्सटीरियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस तरह डिस्कस की कि लेट से बाहर जो है एयर प्रेशर ज्यादा है और एक बंदा जो है वो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में रनिंग करते हैं, तो इस तरह फिर सिग्नल इससे जाती है और उसे कहते हैं कि हमारी जो ग्रेविटेशनल मेंटेनेंस है इसके अगेंस्ट है और हम बहुत ज्यादा तेज हवा में क्या कहते हैं आगे की तरफ अपनी बॉडी लीन करते हैं और रनिंग करते हैं। फिर आगे ये कहते हैं कि हमारी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है, हम किसी जगह में जब देखते हैं उससे भी अपना जो है ना मेंटेन इक्विलिब्रियम बरकरार रख सकती है। कहती है कि अगर हम हमारी दोनों साइड की वेस्टिबुलर अपरेटस डैमेज हो जाए फिर भी हम कुछ हद तक जो होते हैं ना, जब हमारे आई ओपन हो हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने आईज को क्लोज कर देते तब हम गिर जाते हैं। सही है, तो इसलिए आईज भी इन्वॉल्व है इसमें। सही है। फिर आगे ये फिगर डिस्कस करते हैं, इसमें क्या करते हैं हमारे वेस्टिबुलर नर्व की कनेक्शन डिस्कस करते हैं। ये हमारा वेस्टिबुलर नर्व फाइबर हमारे वेस्टिबुलर अपरेटस से आगे आकर कुछ साइनेप्स कर देते हैं इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स में सी है और कुछ डायरेक्टली पास होकर आते हैं यहाँ पर वेस्टिजियल न्यूक्लियस में और कुछ डायरेक्टली आकर फ्लोकोनोडुलर लोब्यूल में और कुछ यहाँ पर इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स में साइनेप्स कर देते हैं और उसके बाद सेकंड आर्डर न्यूरॉन के जरिए जाते हैं वेस्टिजियल न्यूक्लियस में, डेंटेट न्यूक्लियस में, फ्लोकोनोडुलर न्यूक्लियस में और इस तरह
यूलर न्यूक्लियस में सही है। और इस तरह कुछ फाइबर जो होते हैं डायरेक्टली साइनेप्स करते हैं रेटिकुलर सबटांस में, कुछ फाइबर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के जरिए साइनेप्स कर देते हैं। इसी तरह कुछ आकर जाते हैं कहाँ पर, साइनेप्सिंग के बाद जाती है हमारी रेड न्यूक्लियस को, और कुछ नीचे की तरफ जाते हैं वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं स्पाइनल कार्ड की तरफ जाते हुए। अब आगे ये कहते हैं कि जो हमारी मेनली प्राइमरी पाथवे है वो आकर इस वेस्टिबुलर कॉम्प्लेक्स को पहले आते हैं, सेरिबेलम को आती है, और इसकी बाद जो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन है उसमें जाती है, और यहाँ से क्या बनाते हैं फिर आगे, या तो वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं और या रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट बनाते हैं, जो नीचे जाकर स्पाइनल कार्ड की थ्रू एंटीग्रेविटी मसल्स को सप्लाई करेंगे, या उनकी इनहिबिशन करेंगे, या उनकी एक्साइटेशन करेंगे मेंटेनेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के मेंटेनेंस के लिए। फिर आगे ये कहते हैं कि इस फ्लोकुलोडुलर लोब्यूल को जो फाइबर्स आते हैं ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, हमारे डायनामिक इक्विलिब्रियम में। एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, एक डायनामिक, रेस्टिक कंडीशन वाला स्टैटिक है, मूविंग की कंडीशन वाले डायनामिक है। क्योंकि जब इस फ्लोकुलोडुलर लोब्यूल की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो वो सेम सिम्टम्स शो करते हैं जिस तरह हमारे सेमीसर्कुलर कैनाल शो की डिस्ट्रक्शन शो करती है, क्योंकि सेमीसर्कुलर कैनाल भी क्या है, रोटेशनल मूवमेंट के साथ कंसर्न करते हैं, स्टैटिक के साथ नहीं। और इसी तरह यहाँ पर सेरिबेलम में जो यूलर न्यूक्लियस को आते हैं वो कंसर्न होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के साथ, क्योंकि उसकी डिस्ट्रक्शन ऐसे के साथ जो हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब होता है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो उस जैसा फंक्शन यूट्रिकल और सिक्यूल करता था, सही है। और इसके अलावा जो हमारे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल पेसिकुलस है उसके थ्रू डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम के साथ कंसर्न करते हैं, मेनली जो हमारे मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द आई के मसल्स होते हैं उनके साथ, और ऊपर या रेटिकुलर फॉर्मेशन की थ्रू या डायरेक्टली हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि इक्विलिब्रियम के लिए सेंटर्स होते हैं वो हमारे पैराइटल लोब में होते हैं, एंड ऑडिटरी एरिया ऑफ द टेम्पोरल गायरस, स्पेशली सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, सही है। तो ये भी किस चीज के साथ कंसर्न होते हैं, हमारे इक्विलिब्रियम के साथ कंसर्न होते हैं। फिर आगे लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि ब्रेन स्टेम की न्यूक्लियाई जो होते हैं हमारे स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स कंट्रोल करे। स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स हमारा बिहेवियरल मूवमेंट है। इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया जिस तरह बेबीज जो होते हैं वो सकिंग अप द निपल करते हैं, या फीडिंग करते हैं, या अपने मुंह में उंगली रखकर उसको सक करते हैं, सही है, या कोई अनप्लीजेंट चीज को सुनकर वो मुंह ऐसा बना देते हैं, सही है। ये सारे स्टीरियोटाइप मूवमेंट है। इनमें क्या होता है, ब्रेन स्टेम इसकी में इनके सेंटर्स होते हैं, क्योंकि कुछ बेबीज जो होते हैं उनको एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं एनेनसेफेली। एनेनसेफेली में क्या होता है कि हमारे जो ऊपर ब्रेन कॉर्टेक्स होते हैं ना वो उस बंदे में नहीं होता, यानी कि उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स और जो डाइनसेफेलन वो नहीं होता मिड ब्रेन के ऊपर का एरिया में, फिर भी वो ये इस टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बंदे की जो स्टीरियोटाइप मूवमेंट का सेंटर कहाँ पर है, हमारे ब्रेन स्टेम है। और ब्रेन स्टेम में कौन सी न्यूक्लियाई होती है मूवमेंट्स वगैरह के लिए, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, रेटिकुलर फॉर्मेशन है, और पीछे सेरेबेलम भी है ब्रेन स्टेम के पीछे। तो उनका इशारा यह है कि यहाँ पर इनकी जो इंटीग्रेशन होती है वो यहाँ पर होती है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 56 खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।